हूं आपके साथ। सुरभि शो चल रहा है मॉर्निंग गूंज, और मॉर्निंग गूंज के ओपन टॉक्स में आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर पवन कुमार गुप्ता, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, KGMU। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओपन टॉक्स में हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में बात करने के लिए आप मेरे ख्याल से 100 बार तो सोचते होंगे, या फिर आपको पता ही नहीं होता है कि हम इसके बारे में बात करें तो किससे करें। तो ओपन टॉक्स में जहां आपको कोई नहीं सुनता, लेकिन हमारे तक आपकी आवाज़ ज़रूर पहुंचती है। आपके मन में कोई सवाल हैं तो @KGMU गूंज हमारे इंस्टा हैंडल पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब हमारे डॉक्टर साहब ज़रूर देंगे। डॉक्टर, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू। नमस्कार डॉक्टर, हमने सुना है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री ने एक क्लिनिक नया स्टार्ट किया है जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया एडिक्शन वाले लोग होते हैं या टेक्नोलॉजी एडिक्शन वाले लोग होते हैं उनके लिए, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, हमारे डिपार्टमेंट में जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का साइकियाट्री डिपार्टमेंट है, उसमें एक टेक्नोलॉजी एडिक्शन क्लिनिक, या उसका एक दूसरा नाम है प्रॉब्लमेटिक यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी क्लिनिक, पुट क्लिनिक, जो कि चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री क्लिनिक फ्राइडे के दिन वो उसके साथ रन हो रहा है। और इसमें हम लोगों का पर्पज़ ये है कि उन सभी बच्चों को या युवाओं को जिनको कोई भी मानसिक या उनके व्यवहार में या उनकी नींद में या उनके मतलब मानसिक तनाव हो रहा है, और उसका कारण कहीं ना कहीं मोबाइल से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, जैसे गेमिंग हो गया या सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़ हो गया, या फिर इंटरनेट पर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, या इंटरनेट पर वो किसी वजह से परेशान है जिसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे साइबर बुलिंग है, साइबर विक्टिमाइजेशन है, और सोशल मीडिया के इफ़ेक्ट्स हैं कि कोई ट्रोलिंग हो रही है, अब्यूज़ हो रहा है, या वो कैसे दिखते हैं, वो अपने बारे में कैसा फ़ील करते हैं, उनको लाइक्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, और वो कैसा दिखते हैं, लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सारी जो भावनाएं आती हैं स्पेशली आजकल हमारे युवाओं के बीच में, लड़के और लड़कियों के बीच में, कि और उनको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन का भी एक्सपोज़र होता है जो शायद उनके एज अप्रोप्रिएट ना हो, और उसकी वजह से भी कई बार उनके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, जो कि माँ बाप या उनके दोस्त या उनके आसपास के लोग ये चीज़ फील कर पाते हैं। तो कई बार इन सारी समस्याओं को देख करके ओवरऑल एक नई फील्ड का एक उदय हो रहा है, कह सकते हैं, साइबर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स। तो उसके लिए हम लोगों ने ये एक इनिशिएटिव लिया था, और वो ये क्लिनिक हमारे डिपार्टमेंट में इसलिए रन करी जाती है। तो सर, आप तक पहुंचना हो इस डिपार्टमेंट तक, इस क्लिनिक के लिए फ्राइडे आपने जैसा कि बताया कि स्पेशली रहता है ये, तो कैसे पहुंच सकते हैं लोग? हाँ, देखिए, अभी जैसे कोविड-19 के दौरान तो अभी अपॉइंटमेंट्स के थ्रू लोग आ रहे हैं, बट टेक्नोलॉजी एडिक्शन क्लिनिक के लिए आप डायरेक्टली जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री है वहाँ पर चाइल्ड साइकियाट्री का जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है उसमें आप फ्राइडे के दिन रजिस्टर करवाएं, और वो हमारे पास डायरेक्टली आ जाएंगे। और इवन अगर वो काउंटर पर ये बताते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी एडिक्शन क्लिनिक या PUT क्लिनिक में रजिस्टर करवाना है, तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, तो अगर आपके भी मन में बहुत सारे सवाल हैं टेक्नोलॉजी एडिक्शन को लेकर, या ऐसी कोई चीज़ें जिससे आपको लग रहा है कि आपके बच्चे कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं, उससे उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, या फिर उनके चेंजेस में आपको खुद ये चीज़ फील हो रही है कि कुछ अलग तरीके से बिहेव करने लगे, परेशान रहने लगे, तो आप भी डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री में जाके अपने बच्चे को ज़रूर दिखाएं, ना कि इस चीज़ को इग्नोर करें। कॉमन लैंग्वेज में सोशल मीडिया यानी कि मोबाइल एक ऐसी चीज़ हो गई है जो हर किसी के हाथ में रहती है। आप मतलब कहीं भी जाए, मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चे पानी पीना भूल सकते हैं, खाना खाना भूल सकते हैं, लेकिन मोबाइल यूज़ करना नहीं भूल सकते। तो डॉक्टर, क्या मोबाइल आज की डेट में सच में इतनी बड़ी समस्या बन गई है? जी हाँ, देखिए, अगर हम लोग मीडिया की बात करते हैं, प्रिंट मीडिया की बात करें, न्यूज़ मीडिया की बात करें, तो आए दिन आजकल आपको जो भी खबर मिलेगी उसका कहीं ना कहीं संबंध आपका टेक्नोलॉजी से होगा ही। जैसे कि फेसबुक को देख करके या इंस्टाग्राम को देख करके या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू किसी ने किसी को अप्रोच किया, किसी ने उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसा बोल दिया, या सोशल मीडिया पर वो दिखने के लिए ऐसा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए, सोशल मीडिया की बात हर जगह आती ही है, और आजकल इवन बहुत से हर जीवन के हर एस्पेक्ट में, चाहे वो आपकी ख़रीदारी हो, चाहे वो आपकी पहचान हो, चाहे वो आपका लोगों से मिलना जुलना हो, इंटरेक्शंस हो, और भी तमाम एक्टिविटी, गेमिंग हो, हर चीज़ आजकल, शॉपिंग हो, तो वो हर चीज़ जब सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है। देखिए, इस बात को समझना चाहिए कि पहले हमें शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग एप्लीकेशंस पे जाना पड़ता था, बट आजकल ऐसा नहीं है।
अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो वहीं पर आपको एड्स आते हैं, वहीं पर सारी चीज़ें आती हैं, वहीं पर गेमिंग के भी आजकल एप्लीकेशंस आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो कंटेंट है, जो इंटरनेट एक मीडियम है या स्मार्टफोन एक मीडियम है, तो उसमें सब चीज़ें मर्ज हो रही हैं। तो सोशल मीडिया इसलिए एक इमर्जिंग प्रॉब्लम बढ़ रही है और रिपोर्ट भी बहुत हो रही है। और बिकॉज देखिए बाकी कंट्रीज़ में रिसर्चेस बहुत हैं, हमारी भी कंट्री में रिसर्च ऑलरेडी इस पर शोध कार्य बहुत चल रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स जो हैं अब तक की बता रही हैं कि ये प्रॉब्लम गंभीर है और जितना अभी हम जानते हैं उससे भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। तो इसमें देखिए बच्चों की ही प्रॉब्लम नहीं है, बात यह है कि बहुत बार युवा जो है एक डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। तो कई बार वो खुद नहीं समझ पाते हैं कि हम जिस प्रॉब्लम के थ्रू गुजर रहे हैं वो स्क्रीन के अंदर हो रही है, लेकिन एक्चुअली में वो उनके स्क्रीन के अंदर होने के साथ साथ उनके मनोभाव पे भी हो रही है, माइंड में हो रही है, उनके दिन रात को अफेक्ट कर रही है, नींद को अफेक्ट कर रही है, उनकी भूख को, उनकी लिविंग स्टाइल को, वो कैसा लोगों के बारे में सोचते हैं, कैसे लोगों से बिहेव करते हैं और लोग उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं या वो लोगों को कैसे परसीव कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को, सेफ्टी के बाद पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ये प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो कई बार वो उलझ के रह जाते हैं, वो अपनी बात शेयर नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि हम हॉस्पिटल क्यों जाएं ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए, जबकि कहीं ना कहीं देखिए इसका एक डिजीज़ मॉडल भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एक बीमारी है तो लाइलाज है या गंभीर है, लेकिन कई बार वो डिजीज़ से पहले की भी स्टेट में होता है, जिसको आप अगर डिस्कस करें उसके पहले उसको पहचान लें तो आप उसको बीमारी के स्तर तक जाने तक रोक सकते हैं। तो युवाओं को ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर टेक्नोलॉजी में हम सब कुछ कर रहे हैं तो हम टेक्नोलॉजी में भी बीमार भी हो सकते हैं। तो हमें प्रिकॉशन या हाइजीन या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को हमें जानना चाहिए। उसके लिए अगर आप हमारी सलाह ले सकते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी कि हम एक मेजर जो वर्ग है युवा, उसकी हम लोग काफ़ी मदद कर सकते हैं। कहते हैं ना कि छोटे बच्चे ऐसा लगता है माँ के पेट से सीख कर आ जाते हैं कि मोबाइल कैसे चलाना है। पापा मम्मी को इतना नहीं पता होगा, बट दे नो कैसे यूट्यूब पर ऐड स्किप करना है, क्या करना है, दे नो एवरीथिंग। तो ये लत बच्चों में इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों रही है? बच्चों में इतनी ज़्यादा लत क्यों बढ़ रही है, इसका बहुत बेसिक कारण है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है लोग उसके पास जाते हैं, मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं, है ना। हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहता कि उनके फ़ोटो खींचने में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ वहाँ से आप ऑब्ज़र्व करना शुरू करिए कि वो बच्चे का इंटरटेनमेंट कैसे करते हैं। उसे मोबाइल पर कुछ दिखाते हैं। एक न्यू बॉर्न बेबी जो कि वो अगर रोता हुआ रहता है, एक्सेसिव इरिटेबल हो रहा है, बच्चा क्राई हो रहा है, तो लोग उसको मोबाइल देखकर चुप करा देते हैं। कई बार माँ आजकल स्क्रीन को एज अ पैसिफायर यूज़ करती हैं। पहले मुंह में निप्पल डाल दिए जाते थे, आजकल मोबाइल थमा दिया जाता है, जो कि एक निप्पल तो में से कुछ भी नहीं उतना नुकसान होता था, अगर वो हाइजीनिक है तो कुछ भी नुकसान नहीं होता था। लेकिन अगर मोबाइल हम दे देते हैं तो वो उसके सीधा दिमाग में जो भी कुछ भेज रहा है, हमारा बच्चा जो संसार में आता है तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को रिकॉर्ड करता है, उससे उसके परसेप्शंस डेवलप होते हैं, उसकी मोटर एक्टिविटी डेवलप होती है, मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, और उन्हीं से वो माइलस्टोन्स, आगे की माइलस्टोन्स पे बढ़ता है। वो माँ के चेहरे को देखता है, आँखों को देखता है, लोगों के हाव भाव को देखता है, लोगों को छूने की कोशिश करता है, तो वो उसके हाथ कि दूसरों के चेहरे तक पहुंचते हैं, उसको गेज करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वो एक इंसान की कैसी छवि होती है, उस इंसान कैसे व्यवहार करते हैं, वो सारी बातों को वो रिकॉर्ड करता है और उसके अकॉर्डिंग वो लर्न करता है। और जब वो बोलना शुरू करता है तो उसमें वो चीज़ें आना शुरू होती हैं। अब अगर एक न्यूबॉर्न है, उसको हम स्क्रीन दे देते हैं, तो मतलब जो ह्यूमन फेसेस जो उसके सामने आने चाहिए, खिलाते हुए, पुचकारते हुए, है ना, या आपस में बात करते हुए, वो देखता रहता है, वो सबको, माँ को देखता है, अपने की रिलेटिव को देखता है। अब उसके बीच में एक स्क्रीन आ गया है और उस स्क्रीन पर क्या चलता है, डेफिनेटली आप देखिए तो उस पर कार्टून्स चल रहे होते हैं। तो ह्यूमन एक्सप्रेशंस जो बच्चे को समझना चाहिए था, जिस वक्त उसकी डेटा फीडिंग हो रही थी, उस वक्त वो मोबाइल के, कंप्यूटर के कार्टून्स, वो भी इमेजिनरी कार्टून्स, उनके वो एक्सप्रेशंस और उनकी भाषा, अगर आप डबिंग की लैंग्वेज देखें तो वो एक बहुत ही विचित्र लैंग्वेज होती है। अगर आप डबिंग में हम बात करना शुरू कर दें तो हमें हंसी आने लगेगी। हाँ, बिल्कुल। हम एकदम स्ट्रेंज, हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप सब टाइटल्स की जो मूवीज हैं उनको देखिए, सब टाइटल्स एकदम अलग चलते हैं। हाँ, लाइक आजकल वो बच्चे कार्टून्स देखने लगे, वैसे ही बात करते हैं। आई हैव माय नीस 3 years old, उससे जब पूछो कि तुम्हें खाना खाना, शी लाइक नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, दिस इज अ डबिंग लैंग्वेज। यस। तो बच्चे आजकल डबिंग लैंग्वेज, और
आप उन्हें देखेंगे कि वो आपके चेहरे की तरफ, आपके चेहरे पे क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, उससे नहीं, उनका रिस्पॉन्स एकदम अलग होता है। तो कहीं ना कहीं एक डिस्पैरिटी क्रिएट हो रही है। और फिर माँ बाप का भी काम है अडाप्ट करना, तो माँ बाप भी बच्चे से अडाप्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो उन्हें अगर लगता है, जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक भोजपुरी स्पीकिंग मदर अगर भोजपुरी में बात करते हैं, अपनी घरेलू भाषा में बात करते हैं, लेकिन उनका बच्चा एकदम से वो डबिंग वाली भाषा में बात कर रहा है, तो उन्हें कभी लगता है कि ये तो अच्छा ही हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो वो उनके पर्सपेक्टिव से अच्छा हो रहा है, लेकिन ओवरऑल वो ह्यूमन कनेक्शन नहीं है उसकी बातों में। और ये बात गंभीर तब हो जाती है जब बच्चों में जैसे किसी बीमारी की प्रोपेंसिटी या रिस्क होता है, जैसे ऑटिज़म का रिस्क है, या मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का रिस्क है, या किसी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की ऑलरेडी रिस्क अवेलेबल हैं, तो ये बातें थोड़ी और प्रोमिनेंट हो सकती हैं। तो जिन चीज़ों से हमारे डेवलपमेंट बनते हैं, उस पर ये स्क्रीन जो है वो रोक देता है, उसके बीच में एक पर्दे की तरह है, ऑब्स्ट्रक्शन की तरह है। तो बच्चे इनहेरेंटली कलरफुल चीज़ों के लिए, मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, एक्सप्रेशंस के लिए, साउंड्स के लिए बहुत क्यूरियस होते हैं। एक न्यूबॉर्न बहुत क्यूरियस होता है, और बच्चों में ये क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उन्हें कोई ऐसी चीज़ मिले जो उनको स्टिमुलेट कर रही है, तो वो उसके आदी होते जाते हैं। बच्चा जो है, जो बचपन में देख रहा है, उसका ब्रेन उसी को लाइफ समझ रहा है। आप जब वो बड़ा होने लग रहा है तो आप उससे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे किताबों में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या उसे दूसरी एक्टिविटी में इंगेज करना चाहते हैं, जो बच्चा कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ऑलरेडी, जब उसका ब्रेन बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा था। एक ह्यूमन के बच्चे का विकास, जो मस्तिष्क का विकास है, वो 1 से 2 साल तक में बहुत तेज़ी से होता है, बहुत बड़े स्तर पे होता है। उस समय अगर स्क्रीन यूज़ हो गया तो बच्चे, मतलब ये डेंजरस है। अमेरिकन पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने इसको ऑलरेडी बैन कर रखा है इस उम्र में, कि न्यूबॉर्न को स्क्रीन बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, इट इज़ प्रोहिबिटेड। और बच्चों में इट शुड नॉट बी, मतलब ये एक आधे घंटे या मैक्सिमम 2 घंटे, मतलब अगर चाइल्डहुड है तो उसमें नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल टोटल स्क्रीन टाइम इंक्लूडिंग टीवी और कंप्यूटर वर्क और एवरीथिंग। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगाए गए हैं, जिससे कि, क्योंकि बच्चों का डेवलपिंग ब्रेन है। अब बात करते हैं कि बच्चों में क्यों बढ़ रही है, और भी क्योंकि देखिए, बच्चे जैसा माँ बाप को देखते हैं, घरेलू घर में लोगों को देखते हैं, तो वैसा ही वो करना चाहते हैं, और बच्चे वो तेज़ी से करना चाहते हैं। बच्चों में, चूँकि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि बच्चे क्यों इंटरेक्टेड हैं, क्योंकि उसका एनिमेशन इफेक्ट होता है, अट्रैक्टिव होता है, कलरफुल होता है, साउंड्स और इमर्जन का पूरा, मतलब हर चीज़ को वो यूज़ करते हैं, साउंड को, विज़न को, टच को। तो बच्चे को लगता है वो कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को, जबकि वो असिस्ट हो रहा होता है अंदर से। उसको एल्गोरिदम ऐसा बनाते हैं, तो बच्चे को बहुत रिवॉर्ड मिलता है, जैसे लगता है मैंने बहुत बड़ा काम किया। जैसे गेम में, जैसे अगर उसने एक लेवल अचीव किया, उसमें बहुत सारे स्टार्स और पॉइंट्स आएंगे, तो बच्चे को लगता है अरे वाह, मुझे कितना अच्छा काम किया, जबकि बच्चा ने उतना कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ एक फिंगर घुमाई। तो ये देखिए कि बच्चे का प्लेजर कितना है। अब उससे आप कोई बड़ी एक्टिविटी लिखवा के बोलते हैं कि आप लिख के एक एस्से लिख दो, तो बच्चे को आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ताली बजाएंगे। आप कभी भी वो एनिमेशन वाले वो तारे वारे नहीं ला पाएंगे। एग्जैक्टली। तो ये बात है। डॉक्टर, बहुत बड़ा सवाल, मतलब हम भी जब इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, वी आर लाइक कि क्यों पेरेंट्स कहाँ थे जब बच्चे ये सारी चीज़ें कर रहे थे। कुछ साल पहले एक आर्टिकल आया था कि एक बच्चे को पबजी खेलने से मना कर दिया गया था, एंड ही इज़ जस्ट 15-16 ईयर ओल्ड, और उसने सुसाइड कमिट कर लिया पंखे से लटक के, क्योंकि उसे गेम खेलने से उसकी मदर ने मना कर दिया था। तो क्या मोबाइल की लत और ये गेमिंग की जो लतें होती है, ये जो सारी आदतें होती है, इसकी वजह से इतना बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है? जी हाँ, पड़ सकता है। और जैसा आपने रिपोर्ट किया कि न्यूज़ आई थी, ऐसे रिपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड आई, और उसका रीज़न ये हुआ कि जब ये न्यूज़ रिपोर्ट हुई, सीवियर इंसिडेंट रिपोर्ट हुए, तो फिर विश्व में वैज्ञानिक स्तर पर बहुत शोध हुए। और देखिए, फिर डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, जो हमारे मानसिक बीमारियों का क्लासिफिकेशन होता है, DSM में सबसे पहले इसको एक रिसर्च के तौर पे इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर की तरह यूज़ किया गया। फिर जो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी डायग्नोस्टिक सिस्टम है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, उसमें एक वैलिड बीमारी की तरह, एक वैलिड डिसऑर्डर की तरह इसको इंक्लूड कर लिया गया है ICD-11 में, गेमिंग डिसऑर्डर एंड हैजार्डस गेमिंग। तो ये दोनों बातें रखी गई हैं। एक तो जो लोग बीमार हो चुके हैं, और जो लोग बीमारी के एकदम रिस्क पर हैं, हैजार्डस गेमिंग है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक जो शराब के नशे
की लत में पड़ चुका है और एक जो हार्मफुल यूज़ ऑफ अल्कोहल कर रहा हो, मतलब एक सब्सटेंस कर रहा हो, तो उसी तरह से समझिए कि गेमिंग डिसऑर्डर किसी को हो गया है और एक हजार्डस गेमिंग है कि मतलब इसकी गेमिंग एक्टिविटी इस लेवल पे है कि बस अब कुछ दिन थोड़े दिन अगर में होने वाला है। और कंटिन्यू रहा तो ये हो जाएगा। ओके। तो गेमिंग डिसऑर्डर तो ऑलरेडी एक जानी मानी बीमारी का स्तर उसको अप्रूव किया जा चुका है और उसको क्यों किया गया, उसके पीछे पुख्ता सबूत हैं, मतलब पुख्ता एविडेंसेस हैं, शोध कार्यों में, अन्वेषणों में पता चला है ये कि बच्चों में ये प्रॉब्लम्स एक स्पेशली बॉयज़ में, गेमिंग की प्रॉब्लम बॉयज़ में ज़्यादा है और सोशल मीडिया एडिक्शन की प्रॉब्लम गर्ल्स में ज़्यादा पाई गई है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। तो देखिए जैसा आपने पूछा कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, इसके बहुत वाइड प्रेवलेंसेस हैं, मतलब कुछ स्टडीज़ ऐसी हैं वो 5% बताती हैं पॉपुलेशन में, मतलब कि, और कुछ पॉपुलेशंस ऐसी हैं जहाँ पर इवन इट गोज़ अप टू 35 to 50%, मतलब 100 में 35। तो इतना वेरिएशन इसलिए है क्योंकि बीमारी को हर जगह, हर देश में या अलग अलग शोध कार्यों में अलग अलग तरीके से मापा जा रहा है और सोसाइटी का भी अपना, बीमारी हमारी, चूँकि मानसिक बीमारियों में सोसाइटी का बहुत रोल है, सोशल फैक्टर्स के बहुत रोल होते हैं। तो बीमारी को किस स्तर पे वो बीमारी लोगों के जीवन पे प्रभाव डालती है, वो अलग अलग कल्चर में और सोसाइटी में उसका प्रभाव होता है और अलग अलग जो वैज्ञानिक होते हैं या साइकियाट्रिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, उसको कैसे मापते हैं तो इस पर भी बहुत वेरी करता है। तो ये वेरिएशंस बिकॉज अभी चूँकि इंटरनेशनल फ्रंट पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है असेसमेंट में और रिसर्च में, तो इसलिए जो है ये वेरिएशंस है। दूसरा, अवेयरनेस की कमी है। तो जहाँ पर जैसे सिटीज़ में, अर्बन पॉपुलेशन में अब अवेयरनेस बढ़ रही है, स्कूल्स की डिमांड्स हैं, तो स्कूल्स की डिमांड्स वहाँ पर प्रॉब्लम्स इमीडिएटली नज़र आने लगती हैं सिटीज़ में, जबकि विलेजेस में या रूरल एरियाज़ में वहाँ पर बहुत एकोमोडेटिंग एनवायरनमेंट होता है और लैक्स होता है, इतनी डिमांडिंग लाइफ नहीं होती है या चैलेंजेस स्कूलिंग में नहीं आते हैं, तो कई बार वहाँ पर प्रॉब्लम अननोटिस चली जाती हैं या लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी अननोटिस, ज़्यादातर मुझे जो लगता है कि अवेयरनेस की कमी की वजह से वो अननोटिस जाती हैं। अच्छा, ऐसे कुछ सिम्टम्स वगैरह भी होंगे क्या कि जिससे हम पहचान सकते हैं कि नहीं यार हमारा बच्चा जो है अब बहुत ज़्यादा मोबाइल की तरफ बढ़ रहा है या उसको एडिक्शन हो रहा है, पेरेंट्स जज कर पाएँ अपने बच्चों को? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर है कि टोटल स्क्रीन टाइम। ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे गेमिंग डिसऑर्डर या स्मार्टफोन एडिक्शन या सोशल मीडिया एडिक्शन में, उनका एवरेज जो स्क्रीन आवर्स है वो 4 घंटे से ज़्यादा ही है, 3 से 4 घंटे। आप सामान्य पॉपुलेशन में देखिए तो लोगों के स्क्रीन आवर्स 3 से 4 घंटे हैं, बट इन बच्चों में जो स्टडीज़ हैं वो कहती हैं कि इनके में 4 घंटे से ज़्यादा है पर डे स्क्रीन आवर्स। तो अगर आपके आजकल सभी मोबाइल्स में स्क्रीन टाइम का एप्लीकेशन होता है, सेटिंग्स में होता है, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारा, अब खुद से रिवैल्यूएट करिए। देखिए, ये भी एक रिसर्च की बात है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है, तो आप जितना अंदाज़ा लगाती हैं वो हमेशा आपका अंदाज़ा आपकी एक्चुअल स्क्रीन टाइम से आधा होता है। हाँ, अगर आप अपना खुद स्क्रीन टाइम खोल के देखें तो आपको लगेगा कि अरे मैं तो कम सोच रही थी और ये इतना ज़्यादा है। चीज़ होती है। तो ये एक्चुअली रिसर्च से प्रूवन है कि लोग अपना स्क्रीन टाइम को बहुत कम आंकते हैं। एप्लीकेशन में जाकर के देखें कि वो कितना और कितना ज़्यादा वो कौन सा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया विल बी द फर्स्ट नंबर। तो एक तो ये मानक है कि स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा है। दूसरा मानक ये है कि जब आप मोबाइल नहीं यूज़ करते हैं तो आप कितना मोबाइल के बारे में सोच रहे होते हैं। बेसिकली आज सुबह उठते हैं, आप टॉयलेट में जाते हैं, बेड से तकिए से उठते हैं, तकिए के बगल से आप जो है मोबाइल उठाते हैं और उसको लेके टॉयलेट में चले जाते हैं। सो दीज आर द थिंग। तो मोबाइल जब नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तब आप मोबाइल के बारे में सोच रहे हैं। बच्चे गेमिंग नहीं खेल पा रहे हैं तो वो पूरे टाइम गेमिंग के बारे में सोच रहे हैं कि मैं अब ये करूँगा, अब मैं उसको ऐसी स्ट्रेटजी बनाऊँगा। फिर तीसरी बात है कि मूड को मॉडिफाई करता है। जैसे कि अगर आपका मूड मोबाइल मिलने से बहुत चेंज हो रहा है कि आप पहले बहुत परेशान थे, मोबाइल के ना होने से आप बहुत परेशान हो जाते हैं और मोबाइल मिलने से आप बहुत रिलैक्स रहते हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपको मूड मॉडिफिकेशन आपका हो रहा है, मतलब आपका मन प्रभावित हो रहा है मोबाइल के होने ना होने से। तीसरी बात है कि उसकी वजह से आपके आपसी संबंधों में, जैसे स्पाउस हैं तो उनके बीच में खटपट हो रही है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स हो रही है, पेरेंट्स डांट रहे हैं कि मोबाइल छोड़ो तो कुछ हो,
आप ड्राइव करते वक्त मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बाइक चलाते वक्त यूज़ कर रहे हैं, और कोई काम करते वक्त भी आप मेजर वर्क कर रहे हैं, अपना ऑफिस का वर्क या अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें भी साथ साथ सोशल मीडिया चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो रही है, स्कूल के मार्क्स गिर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है। दूसरी चीज़ है कि कोई रिस्की एक्टिविटी अगर हो जा रही है, जैसे लीगल कॉन्सिक्वेंस हो गया आपके यूज़ करने की वजह से, अगर आप बहुत पैसे खर्च करने लगे हैं, क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उस पर पैसा वेस्ट कर रहे हैं, पैसा यूज़ होना शुरू हो गया, जो कि अगर आप माइंडफुली सोचे तो उसकी बहुत खास ज़रूरत नहीं है, तो आपका यूज़ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, स्पेंड बढ़ता जा रहा है मोबाइल पर, एंड ओवरऑल जो है इसकी वजह से आपके वेल बीइंग में आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी नींद अफेक्ट हो रही है। तो ये सारे जो हैं साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं एक्सेसिव मोबाइल यूज़ से, हेडेक होना, आंखों में दर्द होना, नींद का ना आना। तो मोबाइल को जो है ले जा करके आप, उसकी वजह से आपकी नींद हैम्पर्ड होती है, डे टाइम और नाइट टाइम शिफ्ट हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है, फिर भूख में कमी आने लगती है, या फिर आप जो है एड्स देख करके अननेसेसरी जंक फूड्स ऑर्डर करते हैं, खाते हैं। ओबेसिटी एक बढ़ती प्रॉब्लम है एक्सेसिव मोबाइल यूज़ की वजह से। ओबेसिटी इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। डिप्रेशन, एंजाइटी, अटेंशन डेफिसिट की देखिए मल्टीटास्किंग लोग हो रहे हैं। मल्टीटास्किंग का एक प्रॉब्लम ये है कि आपका अटेंशन डेफिसिट रहेगा, कोई ना कोई काम, अगर वो काम ड्राइविंग में अगर वो अटेंशन डेफिसिट आया तो एक डिज़ास्टर हो सकता है, ड्राइविंग करते वक्त मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, जो एक ही बार होगा। तो अटेंशन डेफिसिट्स स्पेशली बच्चों में एक प्रॉब्लम है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये बच्चे क्या होता है कि सामान्य स्थिति में अपने ध्यान को नहीं टिका पाते या कंसंट्रेशन करने में उनको दिक्कत आती है, बट मोबाइल एप्लीकेशंस वो ऐसे डिज़ाइन होते हैं और उनको इतने फास्ट चेंजिंग स्क्रीन होता है कि वो उनका अटेंशन वहाँ बैलेंस हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो इसके लिए अट्रैक्ट होते हैं। तो उनकी जो कमी है वो मोबाइल पर कंपनसेट हो जाती है, तो इसलिए वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और वो जितना ज़्यादा उस पर देखते हैं उतनी ज़्यादा अटेंशन की कमी और होती जाती है उनके ब्रेन में। तो एक अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एंजाइटी की प्रॉब्लम, इन जनरल बिना वजह परेशानी सी फील होती रहती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिकल प्रॉब्लम्स जैसे कमर में बैक पेन, नेक पेन, थंब आर्थराइटिस, कार्पल टनल सिंड्रोम, ये एक्सेसिव मोबाइल यूज़ और कंप्यूटर यूज़ से हो रहा है। तो आँखों में थकान, रेडनेस, पानी आना, ये कंप्यूटर आई सिंड्रोम्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कॉम्प्लिकेशंस आज के ज़माने में हो रहे हैं। तो मतलब जहाँ मैं ये सोच रही थी कि इसके सिम्टम्स ऑलमोस्ट यही हो सकते हैं कि इंसान टाइम पर सो नहीं रहा है, और या फिर बहुत ज़्यादा गेमिंग के पीछे पागल हो गया है, तो मोबाइल चाहिए ही चाहिए। पेरेंट्स अक्सर बोलते रहते हैं खाना खाते टाइम फ़ोन मत यूज़ करो, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मोबाइल का यूज़ करने से आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में, आपके फिजिकल और मेंटली आपको इफेक्ट कर सकती हैं। सो जस्ट प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि आपका स्क्रीन टाइम जो है वो इतना ज़्यादा ना हो। हम बात करते हैं कि ये जो एडिक्शन है, अगर किसी को हो जाता है, किसी के बच्चों को हो जाता है, तो हम किस तरीके से इसको रोक सकते हैं। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं कि हाँ यार स्टार्टिंग में तो अब जिसने गलती कर दी है वो एकदम टाइम मशीन से पीछे तो नहीं जा सकते, बट पेरेंट्स हु आर लिसनिंग दिस, और जो लोग सोच रहे हैं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो खुद भी चाहते हैं कि यार अब हम मोबाइल से दूर रहें, कोशिश करते हैं, जैसे कहते हैं ना शराब और सिगरेट की लत छोड़ना चाहते हैं बट छूट नहीं रही है। सेम मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड चीज़ जो इंसान की लाइफ में है वो मोबाइल हो गई, कि मोबाइल की लत हम छोड़ना चाहते हैं। हर टाइम मोबाइल नहीं, हर थोड़ी देर में फ़ोन देखना, क्या चल रहा है, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, तो इसको कैसे हम रोक सकते हैं? यहाँ पर देखिए, मैं एक वाक्य ये कहना चाहूँगा, जिस चीज़ से खतरे का अंदाज़ा बहुत ज़्यादा ना हो उसको बहुत सीरियसली ले लेना चाहिए। नहीं, ये बात है, क्योंकि देखिए जो पर्सपेक्टिव है, सोशल पर्सपेक्टिव है, स्पेशली जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो फोर्स है, पुश है, इकोनॉमिक पुश है या मार्केट पुश है, वो बहुत ज़्यादा है। आप देखिए कि बेसिकली उस पर कहा जाता है, जो मैंने बहुत सारे रिपोर्ट्स में पढ़ा है, देयर आर मिलियंस ऑफ डॉलर्स बीइंग स्पेंट टू गेट योर अटेंशन। आपका नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन के पीछे बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, तो आपका अटेंशन कितना प्रेशियस है। आप वो अटेंशन अपना बेच रहे हैं दूसरे को, किसकी कॉस्ट पे? अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, उसकी कॉस्ट पे बेच रहे हैं। Actually. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी से हमें जीवन में हमारे सुधार नहीं आया है, हमारे जीवन में बहुत सुधार आया है। बहुत सारी चीज़ों से, चाय से भी हमें फ़ायदे होते हैं, लेकिन एक्सेसिव चाय पीने से भी हमें एसिडिटी हो सकती है। या अगर हम कहें तो हर सब्सटेंस का भी कुछ माइनर से बेनिफिट्स होते हैं, मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन आप मेडिसिन को ज़्यादा अगर लें तो साइड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं। तो सिमिलरली हमें ये देखना है कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक बून है, लेकिन टेक्नोलॉजी को हमने जिस लिए डेवलप किया है हम उसी लिए यूज़ करें। माइंडफुल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कि
जिस काम के लिए हम कंप्यूटर लिए हैं, जिस काम के लिए हम मोबाइल लिए हैं, क्या हम वही काम कर रहे हैं? इसको एक इंट्रोस्पेक्शन की बात है। तो माइंडफुल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसको आप जीवन शैली में उतारना पड़ेगा। ये एक तरह का प्रैक्टिस है कि हम हर वक्त ये ध्यान रखें कि हम जो काम कर रहे हैं वो हम पर्पसफुली करें। दूसरी चीज़ है कि हमारे सभ्यता में या हमारी भारतीय सभ्यता में व्रत रखने का बहुत अच्छा चलन है। तो हेल्थ को, बॉडी को डिटॉक्स, इसी तरह से हमने ये सोचा कि डिजिटल अगर फास्टिंग करते हैं, हम एक दिन ऐसा देते हैं जिसमें हम अगर ये डिसाइड करें कि हम मोबाइल नहीं छुएंगे आज के दिन, आज का दिन मेरा डिजिटल फास्टिंग है, तो फ़ोन विल बी ऑफ, आई विल स्पेंड टाइम विद माई किड्स, विद माई फैमिली, विद माई फ्रेंड्स, मैं उनके साथ घूमने जाऊंगा, बातें करूंगा, मिलूंगा इन पर्सन, ना कि या अपने हॉबीज़ का, कढ़ाई बुनाई, पेंटिंग, स्कल्पचिंग, पॉटिंग, जो भी पॉटरी, जो भी करना है, प्लांट गार्डनिंग करनी है, वो एक्टिविटी करें, या घर के काम करें, घर को सजाएं, और अपने लिए कुछ काम करें, शॉपिंग अगर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो हेल्दी एक्टिविटीज़ अपने जीवन से ना जाने दें। जैसे एक्सरसाइज होना, बैठ कर के साथ खाना खाना, और जो घर में एक रिचुअल था वो उसको पारिवारिक माहौल को बनाए रखना, रियल लाइफ से जुड़े रहने की वो हर कोशिश को उस दिन बढ़ाना। तो एक चीज़ ये करनी चाहिए। दूसरा, डिजिटल हाइजीन भी समझना है कि क्या चीज़ें हमें नुकसान करती है। जैसे हमारा हाइजीन का प्रैक्टिस है, हम सुबह उठते हैं, टॉयलेट जाते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, साफ़ कपड़े पहनते हैं, रात में आते हैं, अपनी मुंह को धोते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, नेल्स वगैरह क्लिप करते हैं, ये सारी हमारी हाइजीन की प्रैक्टिसेस हैं। रात में हम लोग, देखिए जनरली लोग कहा था बहुत ज़्यादा चाय मत पीजिए, ठीक है, स्लीप के लिए बोला जाता है कि सोने की जगह साफ़ सुथरी हो, शांत हो, सोने का जो है बिस्तर का उपयोग सोने के लिए करें, उस पर टीवी बैठ के ना देखें, उस पर बातचीत ना करें, वरना आपको नहीं नींद आएगी, और हल्ला गुल्ला ना हो। उसी तरह से मोबाइल का भी सेफ़ यूज़ करें, जैसे कि मोबाइल स्पेशली सेफ़ यूज़ इन रिस्पेक्ट टू जो डिसऑर्डर्स मैंने बात करी, कि मोबाइल को आप जो है एक आपका शट डाउन टाइम होना चाहिए कि रात में 10 बजे के बाद आप मोबाइल बंद रखेंगे, आपके पास कोई कॉल्स नहीं आए, सिर्फ इमरजेंसी इंपॉर्टेंट कॉल्स को आप अलाउ कर रही है, बाकी सबको शट डाउन कर दीजिए, कोई नोटिफिकेशन ना आए। मोबाइल को अपने बिस्तर से दूर चार्ज करें, सोते वक्त अपने साथ बेड में लेके ना सोएं। सुबह उठें तो कुछ अपने लिए एक रिचुअल प्रैक्टिस करें कि या तो आप अपने भगवान को याद करें, गॉड को याद करें, कुछ प्रेयर करें, अपने रोज़मर्रा दिनचर्या के कार्य करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, फिर उसके बाद आप मोबाइल लें। इमीडिएटली इम्पल्सिवली आप उठते ही तकिए के पास अपना मोबाइल जो ढूंढते हैं, इस हैबिट को ब्रेक करें। टॉयलेट में मोबाइल लेके जाने की हैबिट नहीं अच्छी है। देखिए, बात यह है कि स्पेशली हम किसी बिहेवियर को नहीं टारगेट कर सकते, बट यस कि ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं हमारी आदतें जो छोटी छोटी हैं इन्हीं से। हाँ, अब जैसे क्या होता है कि ये जब हमारे हैबिट में रहता है कि हम मोबाइल के बगैर रहने अपना जीवन देखते ही नहीं हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो अपनी प्रैक्टिस को ऐसा बनाएं कि अगर आपका मोबाइल ना हो तो आप खुश रह सकते हैं क्या? इसको भी रोज़ जीवन में लाएं। थोड़ी देर योगा करें, मेडिटेशन करें, और फिर आप जब वर्क में आते हैं, वर्क मोड में आते हैं, तो अपना आपका एक्टिव वर्क मोड ऑन हो जाता है फ़ोन में। तो सेफ यूज़, हाइजीनिक यूज़ ऑफ मोबाइल। I think we should buy that small number वाला कीपैड वाला फ़ोन ऑल्सो, बिकॉज ये होता है कि जो लोग घर से बाहर रह रहे हैं उनको एटलीस्ट एक फ़ोन कॉल के लिए पेरेंट्स जाने कि बच्चा सही है या आप सही से रह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है एक नो फ़ोन संडे होना चाहिए, नो स्मार्टफोन संडे होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग नो फोन संडे आप कर दिए, नो स्मार्टफोन संडे, वो जो कीपैड वाला है जिसमें आपको कॉल आती है, सो दैट इमरजेंसी कॉल हो तो यू कैन रिसीव दैट कॉल, बट आप बाकी स्मार्ट चीज़ें जो फ़ोन की है उनसे दूर रहें। तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट दिस थिंग। आपने पूछा था कि जो लोग ऑलरेडी ग्रसित हो रहे हैं, जिनके बच्चे ऑलरेडी, देखिए ये चूंकि नई समस्या है और टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं हम सब लोग बहुत इसको एडवांसमेंट मानते हैं, तो एक एडवांसमेंट का जो बायस है दिमाग में, वो कई बार माँ बाप को और बच्चे को दोनों को इस बात को स्वीकार करने में रोक देता है कि ये कोई बीमारी या कोई मानसिक स्वास्थ्य की समस्या भी हो सकती है। बच्चे, माँ बाप, बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों से डील कर रहे हैं, उनके बच्चे साइकियाट्रिस्ट के पास आना ही नहीं चाहते। मुझे क्यों ले जाना चाहते हो आप? मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ, मुझे कोई परेशानी थोड़ी हुई। कहीं ना कहीं माँ बाप को ये बात भी दिल में सही लगती है कि अरे ये कोई पागलपन थोड़ी है। तो बात पागलपन की नहीं है, बात देखिए बीमारी बेसिकली क्या है कि हमारा कोई भी बिहेवियर अगर वो हमारे जीवन में डिस्ट्रप्शन ला रहा है तो वो मेंटल हेल्थ का पार्ट है। हमें इस स्टिग्मा को, ऑलरेडी हम मेंटल डिजीज़ के बारे में बात करते हैं कि हमें स्टिग्मा ख़त्म करना है। तो
अगर हमारे जीवन में कुछ भी, जैसे आपकी आँख में पावर आता है, आपके चश्मा लगता है, या आप अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते हैं, अगर आप अपना मेंटल हेल्थ के लिए अगर आप अवेयर रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, तो आप उसके बारे में बात करते हैं, तो ये एक हेल्दी माइंड की निशानी है, ना कि ये बीमार माइंड की निशानी है। तो सलाह लेने से आपका कुछ नुकसान नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो इस बात को हमें समझना होगा कि कहीं ना कहीं ये एक्टिविटीज़ हमारे ब्रेन में चेंजेस ला रही हैं, और हमारे ब्रेन से हमारी टेंडेंसीज ऐसी बन जाती हैं कि हम उसमें फंसते जा रहे हैं। तो इस टेंडेंसी को ब्रेक करें, इसके बारे में इंफॉर्मेशन सही जगह से लें और सही राय लें। अगर आप सचमुच में आपके यहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि हमारे यहाँ मानसिक विभाग में जो प्रॉब्लमेटिक यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी क्लिनिक फ्राइडे को चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री ओपीडी में रन होता है, उसमें आएँ और कंसल्ट करें। हमारे यहाँ टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट हैं, जिससे हम इस बीमारी को, आपकी प्रॉब्लम्स को समझ सकेंगे और उसका बेहतर से बेहतर जो इलाज होगा वो हम लोग करेंगे, आपको सलाह देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार हों या आपका बच्चा बीमार हो, लेकिन आपको इस चीज़ के लिए हम लोग सही राय दे पाएंगे। बिल्कुल। अभी बहुत सारे लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, वो किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, आई कांट स्पेसिफाई दैट, मे बी बुजुर्ग भी हों, युवा वर्ग के भी हों, वर्किंग वाले भी हों, तो ये सारे लोग सब स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई नहीं होगा आजकल, तो मतलब कहीं भी आप चले जाइए, एवरीवन हैज़ दैट स्मार्टफोन, इतना तो सबके पास रहता है। तो जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, आप क्या उनसे कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि बीमारियाँ जीवन का हिस्सा है ना। तो आज के हर जीवन में डेफिनेटली हमारे जीवन में, हमारे बायोलॉजिकल स्तर पे या हमारे साइकोलॉजिकल स्तर पे या हमारे सोसाइटल स्तर पे, सामाजिक स्तर पे कुछ ऐसा होता है जो एक इंसान को प्रभावित करता है। और ये तीनों फैक्टर्स, तीनों जगह से चीज़ें आती हैं, और वो हर बीमारी के लिए हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो किसी चीज़ की नशा हो, या कोई डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, या कोई भी बीमारी हो। मानसिक बीमारियों में साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो हमें मानसिक बीमारियों के कॉन्सेप्ट को लोगों को समझना चाहिए और इसके बारे में खुलकर बात करनी चाहिए, और जो चीज़ हमारे कल्चर में है उससे जुड़ते हुए अपने सॉल्यूशंस को ढूंढना चाहिए। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं एक कहूँगा कि आप इन्फॉर्मेशन सर्च करें, आप पढ़ें कि माइंडफुल यूज़ टेक्नोलॉजी क्या होती है, ऑप्टिमम यूज़ मतलब कितना, कैसे यूज़ करें टेक्नोलॉजी को, इस बारे में आप अवेयर रहें। जैसे आप खर्चे पर रोक लगाते हैं कि खर्चे हमें सोच समझ के करने चाहिए, वैसे ही मोबाइल को भी हमें सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए, और उसके बारे में, उसके खतरों से या उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या उसके जो रिस्क हैं उसके बारे में अवेयर रहने चाहिए। और इससे हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग ग्रो करेंगे, ना कि पीछे जाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए। एंड इट्स अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक, हम इसके बारे में जितनी बात करें कम है, बट मेरे ख्याल से आज जो हमने शुरुआत कर दी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपके दिल तक, आपके दिमाग तक पहुंची होगी। टेक्नोलॉजी एडिक्शन से लेकर अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप @KGMU गूंज हमारे इंस्टा हैंडल पर हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब हम अपने नेक्स्ट सेशन में ज़रूर देंगे। और जैसा कि डॉक्टर ने भी कहा है कि खुलकर बात करिए, तो इट्स अ ओपन टॉक प्लेटफॉर्म मॉर्निंग गूंज पर आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच दैट आपने इतने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्रेस करवाया। थैंक यू सो मच सर। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर, और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो